मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई, लेकिन वो इस कातिलाना हमले में महफूज रहे। बैरिस्टर ओवैसी ने खुद अपने ट्वीट में इस वाक़े की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के जिले मीरठ में खिटवार के मुकाम पर इंतखाबी जलसे से खिताब के बाद दिल्ली वापस हो रहे थे। जर्सी टोल प्लाजा के पास 3 या 4 नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की और टायर को पंक्चर कर दिया। मुलजिमीन हथियार वहीं छोड़कर फरार हो गए। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं और दूसरी गाड़ी के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मीडिया से आपके जिम्मेदार थे, बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। जो है जिम्मेदार, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है, अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद की तरफ से शुरू करदा आओ कुरान मजीद तजवीज़ से सीखे मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद बनी इंसान के लिए हिदायत का जरिया है और अल्लाह की किताब तमाम मसाइल का हल भी है, वहीं साथ ही साथ तमाम अमराज के लिए शफा का भी बाअस है। उन्होंने जामिअतुल मोमिनात की इस तहरीक की सिताइश की जो गुज़िश्ता 15 साल से चलाई जा रही है। इससे अंग्रेजी मीडियम के तालिबात भी इस्तेफादा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने ख़वातीन की तालीम और तरबियत की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़िम जामिया हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी ने इस मुहिम के तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि ये मुहिम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम से इस्तेफादा के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है। इस मौके पर जामिया निज़ामिया के उस्ताद हाफिज मोहम्मद अब्दुल समद शर्फी, डॉक्टर अब्दुल गफूर परवेज, डॉक्टर यूसुफ उद्दीन बगदादी,
मौलाना साजिद अहमद कामरानी, मुफ्ती अब्दुल रहीम, मौलवी गुलाम रब्बानी अतारी, मौलवी मोहम्मद ताहिर और दूसरे भी मौजूद थे। जामतुल मोमिनात बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ पर बहुत साबुन हज़ारों की तादाद में लड़कियों को तालीम दी जाती है। वहाँ से PhD भी करते हैं और लोग कुरान भी सीखते हैं। ख़ासतौर से आज उनका 15वां सालाना 1 माह की मुहिम का मतलब 1 महीना मुसलसल उनका एक पूरा तमाम डिस्ट्रिक्टों में और हमारी स्टेट में कुरान सीखने के लिए वो भी तजवीज़ के साथ एक मुहिम शुरू की गई। उसके लिए मैं जामतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों को, ख़ासतौर से हमारे मुफ्ती मस्तान शाह वली साहब मस्तान साहब को और हमारे इमाम साबिर साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन जब तक इंसान दुनियावी तालीम कितनी भी हासिल करे, वो दीन की तालीम हासिल नहीं करता, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और ख़ास तौर से जामतुल मोमिनात को मैं कई बार दौरा किया हूँ। वहाँ पर लड़कियों को ऐसी तालीम दी जाती है, उसकी मिसाल बहुत कम है। वहाँ पर बेहिसाब लड़कियाँ डिस्ट्रिक्टों से आती हैं, बड़े अदर स्टेट से भी आती है लड़कियाँ, वहाँ उनके पास रहकर हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करती है। और दीनी तालीम हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लड़कियों की तालीम लड़कों से तालीम बहुत बेहतर है लड़कियों के लिए, क्योंकि एक लड़की जब तालीम याफ्ता होती है तो एक ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। वो अपने बच्चों को तरबियत दे सकती है, घर का माहौल अच्छा चला सकती है, सास से बहू का रिश्ता अच्छा जो मोहब्बत से, प्यार और मोहब्बत से अपने ससुराल के अफराद ख़ानदान की खिदमत कर सकती है। ये तालीमात मिलती है तो जामतुल मोमिनात में मिलती है। मैं उनके ज़िम्मेदारों को और हमारे मुफ्ती मस्तान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये सारी की सारी टीम काफ़ी ज़माने से बेलौस लोगों को तालीम, बच्चों को तालीम दे रही है, उसके लिए हम दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और 1 महीना जो कुरान तजवीज़ के साथ सिखाया जा रहा है, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। खुसूसी दुआ करिए। वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वहफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह ताला वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब के सेहत व आफ़ियत से आमीन। उनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए। या अल्लाह सारे इनके जो मसाइल इनके पास आते हैं वो इंशाअल्लाह कामयाब होते रहते हैं। अल्लाह इनको सेहत आफियत से रख, जामे मकासद में कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह दुश्मनों के दुश्मनों से महफूज रख, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। कायदा मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली हल्का याकुतपुरे के संतोष नगर डिवीजन में 14 करोड़ 47 लाख रुपए के मसारिफ से किए जाने वाले तरक्की कामों का अफ्ताह किया। उनके हमरा मजलिस असम्बली अहमद पाशा कादरी, कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन, यूथ लीडर यासर अरफात और दूसरे भी थे। अकबर अवैसी का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल किया गया। रियासती वज़ीर एडमिरल टी श्रीनिवास यादव और TRS के अरकान असम्बली M गोपीनाथ, K वेंकटेश और M गोपाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर दस्तूर की खिलाफ वर्जियों का सबसे बड़ा मुर्तकिब करार दिया और कहा कि उन्होंने अपनी बदगुमानियों की पर्दापोशी के लिए इसी दस्तूर का भरपूर इस्तेमाल किया है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TRS के कायदीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ के लिए दस्तूर में तब्दीली की बात की और वो चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत दस्तूर को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल न करे। श्रीनिवास यादव और दीगर अरकान असम्बली ने कहा कि मरकजी बजट में रियासत तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई, ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो बताती है। दुनिया जानती है कि नाथूराम गोडसे बाबा ख़ौम महात्मा गांधी का कातिल था। चीफ मिनिस्टर की जानिब से दस्तूर को तब्दील करने के मुतालबे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए बीजेपी ने रियासत भर के अपने पार्टी दफातर में भीम दीक्षा का एहतमाम किया और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। नामपल्ली में पार्टी के रियासती दफ्तर पर भीम दीक्षा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए साबिक़ रुकन असम्बली और बीजेपी के OBC मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर दस्तूर की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर को अवाम से माजरत खाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सारा मुल्क हैरतज़दा है कि एक दस्तूरी ओहदे पर फायज चीफ मिनिस्टर जिसने दस्तूर पर हर्फ लिया दस्तूर की ऐसी तौहीन करता है। लक्ष्मण ने कहा कि KCR दस्तूर के साथ साथ BR अम्बेडकर की भी अहानत कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन दस्तूर दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
అంబేద్కర్ గారు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, పండిత్ నెహ్రూ లాంటి అనేక మంది మహనీయుల నేతృత్వంలో ఏర్పడినటువంటి ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్కు ముసాయిదా కమిటీ చైర్మన్గా డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు. దాదాపు వారు 60 దేశాల రాజ్యాంగాలను పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి, వివేక్ గారు, భారతదేశ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా భౌగోళికంగా భిన్నమైనటువంటి ప్రాంతాలు, వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలు, అతి వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలు, అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతాలు, పట్టణాలు, పల్లెలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ దేశం యొక్క చిత్రముఖం, అనేక వర్గాలు, కులాలు, మతాలతో, విభిన్నమైన జాతులతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క దేశం యొక్క పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని 2 సంవత్సరాలు 11 నెలలు పైగా అధ్యయనం చేసి నవంబర్ 26, 49లో దానికి ఆమోదం పొందితే 26 జనవరి 1950 నుంచి ఈ రాజ్యాంగం అమలుకు రావడం. ఈ రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా ఈ దేశాన్ని పాలిస్తున్న పాలకులు కాలానుగుణంగా రాజ్యాంగంలో పలు సవరణలు చేసి ఉండొచ్చు, మార్పులు చేసి ఉండవచ్చు, 100 పైగా సవరణలు జరిగి ఉండొచ్చు. ముఖ్యమంత్రి గారికి నిజంగా ఏదైనా अंशाల పట్ల వారికి बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने दस्तूर की तब्दीली से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर के मुतालबे को आरएसएस के एजेंडे की वकालत से ताबीर किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमजदुल्ला खान ने कहा कि आरएसएस बुनियादी तौर पर मुल्क के मौजूदा दस्तूर की मुखालिफ है, क्योंकि इसमें मुसलमानों और दलित तबकात को काफी हुकूक दिए गए। चीफ मिनिस्टर इसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे। उन्होंने आवाम को चीफ मिनिस्टर के अज़ायम से बाखबर करते हुए कहा कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर बीजेपी की मुखालिफत करते हैं तो दूसरी तरफ आरएसएस के मंसूबे को रुबेमल लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिन पहले यानी जो आरएसएस के जो लीडर्स जो उनके किताबें पढ़े तो मालूम होंगे, उसके अंदर एक ही बात आती कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम हमको करना चाहिए। जो दलितों को, जो एससीज एसटीज, जो पिछड़ी हुई जातियों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको हमको बर्खास्त करना चाहिए। ये एक आरएसएस का पुराना मुतालबा है और वक्फे से आरएसएस वाले ये बयान देते नहीं बल्कि उनके किताबों में लिखे हुए हैं। ये एक आरएसएस का एजेंडा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तरमीम करना, उसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को बर्खास्त कर देना और जो मुसलमानों को थोड़े बहुत जो हमारे को जो राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अंबेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुसलमानों को राइट्स है उसको नया कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करते हुए ये पूरे हुकूक को मुसलमानों के बर्खास्त कर देना, ये एक आरएसएस का हिडन एजेंडा है। आज चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैं जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ बोल के, मैं पूरे, तो ये बात जो है ये क्या सीएम साहब की ज़बानी है या आरएसएस के प्रेशर पे इन्हों ये बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी से नाराज़, आरएसएस से खुश, तो ये कैसे हम चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात ये कहाँ से आई, किधर से आई? ये हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, ख़ासतौर तेलंगाना के मुसलमानों को सोचना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी के ख़िलाफ़ में जो भड़काऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये जो भड़के इन्हों बीजेपी के ख़िलाफ़ में, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है आने वाले दिनों में इनकम टैक्स रेडों से, ईडी रेडों से और सीबीआई रेडों से बचने के लिए, अपने अपने अफराद ख़ानदान को बचाने के लिए ये भाषण दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जो तब्दीली की बात की गई है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, ये सीएम केसीआर साहब की ज़बानी नहीं है बल्कि आरएसएस की ज़बानी है। ये फेडरल फ्रंट की जो ख़याम की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू बार्गेन ए गुड बिजनेस फ्रॉम दी बीजेपी, ये फेडरल फ्रंट की बात की गई है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ के बारे में तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया मैं कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब इनको पसंद है। अब इनको नहीं तो क्या हमको पसंद करेंगे क्या? केसीआर साहब बताइए। नहीं बोलेंगे अमजदुल्ला खान अच्छा लीडर है, असदुद्दीन ओवैसी ख़राब लीडर है। हम तो मुसलमानों के वास्ते लड़ते ना भाई, कोई भी रहने पावर में, चाहे कांग्रेस रहो टीआरएस रहो, हम तो बाप बुलंद लड़ेंगे। हम इंशाल्लाह लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी। जम्मू उस्मानिया के तलबा ने दस्तूर में तब्दीली से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बयान की सख्त मजम्मत की।
और एहतजाज करते हुए एक जुलूस निकाला। दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों तलबा ने चीफ मिनिस्टर को मुखालिफ दलित और अक़लियत करार दिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पुतले को भी नजरआतिश किया। वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने भोपाल में शूटिंग के 64वें कौमी मुकाबला में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले सुराबी भरद्वाज को तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के काम के बाद से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को फरोग दे रहे हैं। स्पोर्ट्स के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी की हौसला अफजाई की जा रही है और उनकी माली मदद भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने स्पोर्ट्स के बजट में काफी इजाफा भी किया है। गवर्नमेंट व्हिप जी बालराजू ने दस्तूर में तब्दीली से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तजवीज़ पर पार्लियामेंट की जारी इजलास में मुबाहिस का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी चीफ मिनिस्टर की तजवीज़ पर गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। बालराजू ने कहा कि मौजूदा दस्तूर से दलितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था वो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी की हुकूमत दस्तूर की धज्जियां उड़ा रही है और विफाकी जज्बे के तहत काम नहीं कर रही है। B.R. अम्बेडकर की आनत की बात करने वाले ही माजी में कई बार बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर चुके हैं। జరిగింది నిజంగా బీజేపీ ప్రభుత్వానికి దమ్ము ఉంటే ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ సమావేశాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో చర్చ పెట్టండి. ఎందుకు స్వాతంత్రం వచ్చినా ఇప్పటి వరకు దళితుల జీవన విధానంలో మార్పు రాలేదు, అణగారిన వర్గాల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపలేదు. దీనికి బాధ్యులు ఎవరు అనే దానిపైన చర్చ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భారత రాజ్యాంగం అన్ని హక్కులు ప్రజలకు ఇచ్చి అధికారాలు ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ అధికారాలను మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడం కోసమే ఉపయోగించడమే పనిగా పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అవసరమైతే స్ట్రింజెంట్గా యాక్షన్ ఉండే విధంగా పూర్తిగా రాజ్యాంగాన్ని అమలు పరచాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు విఫలమవుతున్నప్పుడు అవసరమైతే గట్టి మార్పులు తీసుకొచ్చి అవసరమైతే ప్రభుత్వాలకు బుద్ధి వచ్చే విధంగా ప్రజలు ఆలోచించే విధంగా చర్చ జరగాలని చాలా స్పెసిఫిక్గా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇన్ని సంవత్సరాల స్వాతంత్ర భారతదేశంలో ఎవరి జీవితాల్లో వెలుగు నింపినరో ఈ ప్రభుత్వాలు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంబేద్కర్ను అవమానపరిచినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు అంబేద్కర్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఎంపీ భారత రాజ్యాంగాన్ని నోటికొచ్చినట్టుగా లొట్టపీసు రాజ్యాంగం అంటే దాని గురించి ఎవడు కూడా మాట్లాడలేడు. అటువంటి అవమానకరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళపైన చర్చకు ధర్నాలు, దీక్షలు, రాస్తారోకోలు చేయకుండా స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా రాజ్యాంగ విలువలకు తూట్లు పొడుస్తూ అధికారమే పరమావధిగా పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలకు బుద్ధి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం గురించి మన పార్లమెంటులో దళితులపైన వివక్ష, పేదలపైన వివక్ష, అన్ని వర్గాలపైన వివక్ష చూపుతూ మన వారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో అందరినీ అవమానపరిచే విధంగా వారి బడ్జెట్ ప్రతిపాదన ఉన్నది. కాబట్టి ఆ బడ్జెట్ పైన దాదాపుగా 2-2.5 గంటల పాటు మాట్లాడి దాని తర్వాత నేను అనుకుంటా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ మాట మాట్లాడినా పూర్తి స్థాయి అవగాహనతోనే మాట్లాడతారు. దీన్ని కొంత తీవ్రంగా మాట్లాడినట్టయితే ప్రజల నుంచి వచ్చేటువంటి సూచనలు కానీ సలహాలు కానీ అత్యున్నతమైనటువంటి వేదిక పార్లమెంట్. ఆ పార్లమెంటులో చర్చ జరిగినట్టయితే నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారి మాటల్లో ఏదైనా తప్పు ఉన్నట్టయితే ప్రజలు ఏం మాట్లాడాలనో ఎట్లా సరి చేయాలనో సరి చేస్తారు. కానీ రాజ్యాంగ విలువలకు తూట్లు పొడుస్తున్నటువంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉండేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నో దశాబ్దాలుగా అధికారంలో ఉండి రాజ్యాంగాన్ని వాడుకొని రాజ్యాంగ ఫలాలను ప్రజలకు అందించడంలో విఫలం ఎందుకైంది, ఆ పార్టీలను ఎందుకు శిక్షించొద్దు, ఈ ప్రభుత్వాలను ఎందుకు ఎండగట్టొద్దు అనే విషయంలో ఒక చర్చకు తెరలేపడం జరిగింది. డెఫినెట్ గా ఈ చర్చ పార్లమెంట్ లో జరగాలని నేను గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని, బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. इंस्पेक्टर पुलिस छतरी इलाका से अब्दुल खादर जिलानी ने अपने हुदूद में चारशंबे की रात पेट्रोलिंग करते हुए रातों में घूमने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। उन्होंने चबूतरों पर रात देर तक मटरकशी करने वालों को इंतबाह दिया और उनकी काउंसलिंग की।
उनके हमरा सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस का अमला भी था। वट्टेपल्ली के घर में सरके की वारदात पेश आई। मुलजिमीन 1.25 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस फलकनुमा ने बताया कि मकीन अपने घर को मुकम्मल करके 2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के पास गए थे। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख शकील है। मैं 2 दिन से घर पे नहीं था। यहाँ पे मैं जैसा कि 2 दिन के बाद आज आया तो मैं क्या बोलते देखा तो यहाँ पे घर में चोरी हो गई थी। मेरे घर में आके देखे लॉक टूटे हुआ था, अलमारी खुली पड़ी हुई थी। मैंने चिट्ठी उठा के 1,15,000 रुपये रखा था। जैसा मेरे को मालूम हुआ पहले ऑलरेडी मैं फलकनुमा पीएच गया, पीएच जाके कंप्लेंट करा। कंप्लेंट करने के बाद उनको आए को आके पूरा कार्रवाई करे। फिर उसके बाद क्लोज टीम आके चेकअप कर लेके गए। मेरा यही मुताबिला है कि फलकनुमा पीएच से सर से कि मेरा जल्द से जल्द रिकवरी करके मेरा कैश मेरे को लौटा। कहाँ रहते आप? यहाँ पे उट्टापल्ली कुंडलशाह बाबा की दरगाह अलमास होटल के फ्रंट में। कंप्लेंट के बाद में कौन आए थे स्पॉट पे? रवि साहब। अच्छा, आके देख के गए? जी आके देख के DI रवि साहब आए, देख के पूरा उन्होंने कवर करके इसका टीम को बुलाया था। कोई फोन करके बोले या आप आने के बाद ही? नहीं, मैं आने के बाद ही मालूम हुआ ये तो। आंध्र प्रदेश से सरकारी मुलाजिमीन और असातिज़ा के लिए PRC के ऐलान का मुतालबा करते हुए मुश्तरका मजलिस अमल ने जुमेरात को चलो विजयवाड़ा की अपील की थी। हजारों मुलाजिमीन पुलिस की तहदीदात और रुकावटों के बावजूद आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहर विजयवाड़ा का महासा करने में कामयाब रहे। मुलाजिमीन अपने मुतालबे की तायीद और हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस के लिए हालात को काबू में करना मुश्किल हो गया था। इस एहतजाज की वजह से विजयवाड़ा टाउन में आम जिंदगी पर काफी असर पड़ा। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम रही और अनुदत के खदशे के तहत कई दुकानात बंद कर दी गई थी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,72,433 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 1,000 अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि कोविड-19 के आगाज से अब तक 4,18,03,318 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 4,98,983 तक जा पहुंची है।